हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है भाई। सभी लोग खुश है। शेखर प्रजापत है, आयुषी सोनी है, दीपक है, दिशा टांक है, रोहन है। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चों, ये वाला जो वीडियो है ये 12th क्लास वाले बच्चों के लिए भी है बेटा। जो 12th क्लास वाले बच्चे मुझे कम ही दिख रहे हैं, भैया जुड़ जाओ जल्दी से। फिर अपनी कहानी। रोहन आ गया, उसके बाद बुद्धि प्रकाश आ गया। ठीक है भैया, जल्दी से कनेक्ट हो। दिशा टांक, आयुषी सोनी, शेखर, अंकुश, गौरव ये पहले से हैं। मोहम्मद आशिफ, गुड आफ्टरनून। बुद्धि प्रकाश, राधे राधे सर। बहुत बढ़िया भाई, जुड़ते रहो। और हेलो हाई सेशन से अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है अपने को ह्यूमन फिजियोलॉजी का। एक टॉपिक हो चुका है। जो भी अंधेरे में हैं, जो 12th वाले बच्चे हमारे खुद के अंधेरे में हैं, वो उनको लगता है कि ये वाली चीज़ें वापस से रिपीट करवाई जाएंगे। नहीं करवाएंगे भाई, इतना टाइम नहीं बचेगा। आगे सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन टाइम तो उतना ही है अपने पास में, है ना। तो इन चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। सेम टॉपिक है, सेम आपको पता है। नीट अप्रोच से आपको पढ़ाना है, नीट टारगेट नीट को भी उसी अप्रोच से पढ़ाना है। तो टारगेट नीट के साथ आप कंटिन्यू क्लासेस लें। प्लस देखो, स्टार्ट करते हैं अपन। हेलो हाई सेशन को एंड करता हूँ, क्योंकि अपनी ये वाली क्लासेज हैं ये 1 आवर की हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखो, मोबाइल साइड में रखता हूँ मैं। उसके बाद गौरव गुजर, राहुल मुराड़िया, हेलो सर, वेरी गुड। जल्दी से कनेक्ट होते रहो भैया, और जिससे क्या है अपना टॉपिक भैया अपन स्टार्ट कर सकें। शेखर प्रजापत, निमोड़ा, भुवनेश निमोड़ा, हाय सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो मोबाइल साइड में रखता हूँ, जुड़ते रहे हैं भैया। और जो भी चीज़ें हैं आप आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे गाइडलाइंस जो हैं उसमें ये कहा गया है कि शिक्षक 21 सितंबर से, है ना, शिक्षक के साथ आप मिलके उनके साथ बात कर सकते हो। आप लोग आएँ, मिलके बैठें, बात करें। ये टारगेट वाले बच्चे भी अभी इसमें भैया सिद्दीक खान और अनुराग भैया ऐड हुआ नहीं है। यदि हुआ है तो भैया कमेंट कर दो, मुझे पता लग जाएगा। अनुराग, सिद्दीक खान ये अभी। उसके बाद में सौरभ जाट, प्रिया मीना, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। खटाना साहब, कैमरी, ये वाले और जुड़े हैं भैया। जुड़ते रहो, जल्दी से जुड़ते रहो। प्लस भैया जो वीडियो देखो उसको लाइक किया करो। आजकल अब यही लाइनें बची हैं अपने पास में, है ना भाई। तुम लोग सामने होते तो अलग बात थी, ये होता वो होता, आप लोग ऐसे कहते मैं ऐसे कहता, है ना, वो अलग बात थी। लेकिन अब सिद्दीक खान, गुड आफ्टरनून बेटा। गधड़े इतनी देर कहाँ चला गया था। खटाना से शेयर कर दिया है सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तू इसको फेसबुक पे चला रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, है ना। और ठीक है, समझ में आया। जो वीडियो देखो उसको लाइक किया करो। और प्लस भैया एक दो फ्रेंड्स को बताने के लिए भैया इसको शेयर भी कर दिया करो। जितने बच्चे फ़ायदा लेंगे उतना बेटर है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर भैया। सेकंड चैप्टर का नाम है, वैसे तो अपन नॉर्मल इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, है ना, लेकिन इसका नाम एनसीईआरटी ने दे रखा है भैया। आपको पता है कि एनसीईआरटी इस टाइम अपनी भैया क्या है, भगवान मान लो। मैं तो एक तरीके से बोलता हूँ कि जो गीता, कुरान, बाइबल जो सारी है आप लोगों के लिए, टारगेट बैच वालों के लिए है। एनसीईआरटी ही सब कुछ है। आपने 13 सितंबर वाला पेपर देखा, 90 के 90 क्वेश्चन फुल एनसीईआरटी। ये पिछली बार जो हमने प्रिडिक्शन करे थे वो 2 प्रिडिक्शन करे थे कि अगले
नीट 2020 जो होगा सिंपल होगा बायोलॉजी का पेपर, प्लस प्लांट फिजियोलॉजी में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो वो दोनों चीजें ठीक गई हैं, वैसा का वैसा। ठीक है बच्चों, वापस थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी देर की, वो टेक्निकल प्रॉब्लम भैया ठीक हो गई है ना। ठीक है, जो बच्चे आए हैं जुड़े रहें भैया, वापस थोड़ा सा रिकनेक्ट हो जाएं, ठीक है। और वो डिसलाइक वाला बच्चा भी आ गया, बच्चा है कि कोई अपोनेंट्स है पता नहीं, वो डिसलाइक वाला भी आ गया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देखना ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी अपने को इस वाली हेडिंग में समझाता है। मैं बता देता हूं कि ये हेडिंग के अंदर क्या क्या पढ़ना है। भाई साहब मॉड्यूल में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, मैंने पिछली बार क्या 4 सालों से एनसीईआरटी को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा बाहर जाते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझने के लिए, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक ही अलग से डाल दिया वो, है ना। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देखो सबसे पहले इसको समझते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो O2 और CO2, O2 और CO2 का क्या हो जाए भैया, एक्सचेंज हो जाए। अब भैया क्यों O2 CO2 का एक्सचेंज क्यों, बाद में बात करेंगे ब्रीदिंग की। अपने को पता है कि अपन ने जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, अपन ने कार्बोहाइड्रेट लिया है फूड में, प्रोटीन ली है, अमाइनो एसिड ली है, और अपने को पता है कोई भी यदि रॉ मटेरियल खा रहे हैं, कोई भी सेल खा रहे हैं, तो उसमें न्यूक्लिक एसिड जरूर होगा। तो वो न्यूक्लिक एसिड का अपन ने करा कि ये सारी चीजें आ गई, अपन उनका डाइजेशन करके एंड लास्ट अपने को मिले थे भैया ग्लूकोज, अपने को मिला था अमाइनो एसिड, और भैया फैटी एसिड्स। क्या मिले थे, फैटी एसिड्स। अब आपको ये तो पता ही है कि भाई अपन ये खा पी क्यों रहे हैं, है ना, ये खा पी क्यों रहे हैं, क्या क्या मजबूरी है अपनी, अपने को पता है। जैसा अब मैं जैसा दिख रहा हूं, ये वास्तव में दिख रहा हूं स्केलेटन सिस्टम की वजह से, मेरा स्केलेटन ऐसा है। अब इस स्केलेटन सिस्टम को ऐसे करवाने का काम हो, चाहे ऐसे करवाने का काम हो, कुछ भी करवाने का काम हो, डांस करवाने का काम हो, कैसा भी काम हो, कौन करवा रही है, मसल्स करवा रही हैं। मसल्स भैया फ्री में काम नहीं करती, मसल्स को भैया पैसे चाहिए काम करने के लिए। शरीर के पैसे मतलब एटीपी, एटीपी जो है, तो अब अपने को एटीपी चाहिए। मेन काम है कि मुझे इधर से उधर जाना है, मुझे यहाँ पे ग्लूकोज लिखना है, अमाइनो एसिड लिखना है, फैटी एसिड लिखना है, इस वाले हाथ को यहाँ पे जाना है, तो इस वाली बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स को काम करना है। तो मसल्स तो भैया बिना एटीपी काम करेगी नहीं। तो जब एटीपी अपने को चाहिए, तो एटीपी कहाँ से आएगी भैया, याद करो, ये ग्लूकोज का जब अपन इसकी ऑक्सीजन के साथ करवा देंगे रिएक्शन, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा देंगे, तो भैया अपने को मिलना है भैया CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O प्लस क्या मिलना है भैया, ATP। अब कितनी ATP मिलेंगी, कितनी कैसे मिलेंगी, सारी की सारी जो अपने को काम है, ये सारा का सारा अपने को पता है आगे, क्योंकि ये वाला अपन रेस्पिरेशन पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। आपको पता है ग्लूकोज का आप सबसे पहले क्या करवाओगे, ग्लाइकोलाइसिस करवाओगे, ग्लाइकोलाइसिस करवाने के बाद क्या करवाओगे, लिंक रिएक्शन करवाओगे, लिंक रिएक्शन करवाने के बाद क्या करवाओगे, क्रेब्स साइकिल करवाओगे। यहाँ से सटल के अनुसार या तो 38 ATP मिलेंगी या 36 ATP मिलेंगी, वहां से ATP से मसल्स को दे देंगे, मसल्स भैया अपना काम करेंगी, स्केलेटन सिस्टम को इधर उधर करेंगी, और अपनी क्या होंगी, मूवमेंट होंगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये ऑक्सीजन अपने को चाहिए क्यों, क्योंकि भैया ये जो भी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स, इनको ऑक्सीडाइज कौन कर देती है भैया, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देती है। और इससे अपन अब इन सारी चीजों को मैं 2 अंडर हेडिंग में लिख रहा हूं, एनसीईआरटी की लाइनें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ऑक्सीडाइज, O2 ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। और इधर अपने को मिलता क्या है, इधर अपने को मिलता क्या है, एनर्जी। ये तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, ग्लूकोज की बात हो रही है। ये वाली कौन सी हेडिंग में भैया, ये वाली सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और यहाँ से अपने को क्या मिल जाता है, एटीपी।
अब किसी को ध्यान हो तो एम्फीबोलिक पाथवे किसी को ध्यान हो तो यदि आपको अमाइनो एसिड से या फैटी एसिड से या ग्लिसरॉल से, है ना, तो आपको पता हो तो ये यहीं आके कनेक्ट होते हैं। कोई कहाँ पायरुविक एसिड के पास कनेक्ट होता है, कोई पागल के साथ कनेक्ट होता है ना, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं। तो वो यदि इसका भी यदि आप अमाइनो एसिड और इसका लेते हो तो आपको पता है अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल join in एम्फीबोलिक पाथवे, एम्फीबोलिक पाथवे, ठीक है। मतलब ये वो वाली बात ही है यार, आदमी ऐसा तो नहीं है कि खाना नहीं खाएगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो भाई साहब वो उसका क्या हो जाएगा, वो मर ही जाएगा। भाई अपने को पता है अपन अमाइनो एसिड को भी यूज कर सकते हैं, अपन ग्लिसरॉल को भी यूज कर सकते हैं, फैटी एसिड को भी यूज कर सकते हैं। ध्यान हो तो एक जना पागल इस वाले ये वाले जो अपनी रिएक्शंस हैं इसमें पीजीएल को आके कनेक्ट होता है, एक जना पायरुविक एसिड के साथ कनेक्ट होता है। तो जानना मतलब ये आगे लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल इसी में ही है ना। तो ये वाली जो चीजें हैं, है ना, जैसे आगे जाके फैट का यदि अपन एसिटाइल को एंजाइम ऐसे देखें, है ना, तो ये सारा जाना मेन अपना क्या है, इधर से एनर्जी। और भैया एनर्जी कौन सी फॉर्म में, भैया एटीपी फॉर्म में। एटीपी कहाँ से निकलते हैं, इस ईटीएस में जाने के बाद अपने क्या निकल जाते हैं, एटीपी निकल जाते हैं। समझना इस वाली चीज को। इसका मतलब ऑक्सीजन तो चलो आपने बोल दी कि आपको बॉडी में ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड को इनको ऑक्सीडाइज करके इनमें से एटीपी निकालने का काम किसका है, ऑक्सीजन का। इसलिए अपने को ऑक्सीजन चाहिए अपनी बॉडी में, है ना। और एटीपी क्यों चाहिए ये अपने को पता ही है। CO2, जब भी अपन जितनी भी ये कैटाबोलिक रिएक्शंस होती हैं, है ना, कैटाबोलिक रिएक्शंस में कौन निकलती है भैया, CO2 निकलती है। तो CO2 के लिए मैं लिख देता हूं कैटाबोलिक CO2 produced in catabolic activity in cell, ये आपका कहाँ का भैया, किस चीज का आंसर हो गया आपका, इस चीज का आंसर हो गया कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एनसीईआरटी ने इस वाले चैप्टर का नाम ये क्यों रखा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मतलब O2 और CO2 का एक्सचेंज करेंगे। O2 क्यों चाहिए, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स इनके ऑक्सीडेशन के लिए। CO2 इनका क्यों एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि ये सारी जो कैटाबोलिक एक्टिविटी होती है, इन कैटाबोलिक एक्टिविटी में कौन प्रोड्यूस होता है भैया, CO2 प्रोड्यूस होती है। और CO2 अब इनका अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, एक्सचेंज करना पड़ेगा। इसलिए इस वाले चैप्टर का नाम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। O2 CO2 का अपने को एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो O2 है उनको पहले अपने को लंग्स में लाना पड़ेगा, फिर ब्लड में, ब्लड से फिर टिश्यू में, टिश्यू से अपनी सेल्स वहीं से ले लेंगी, और फिर सेल्स जो CO2 प्रोड्यूस करेंगी उसको अपन ब्लड में डालेंगे, फिर लंग्स में डालेंगे, और लंग्स से कहाँ लेके जाएंगे, एटमॉस्फेयर में लेके जाएंगे। तो ये एक्सचेंज होगा, ये एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 होगा। फिर ये वाली ब्रीदिंग जो है, ये वाला ब्रीदिंग नाम क्यों डाला है, ये ब्रीदिंग का मतलब है कि जब अपन एटमॉस्फेयर में से जब अपन ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं, वो O2 लंग्स में एल्वुलाई में जा रही है, एल्वुलाई से ब्लड में जा रही है, तो ये सारी चीजें क्या होगी, ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग होने से क्या होंगी, ये आगे क्या होगा, इनका एक्सचेंज होगा O2 और CO2 का, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चे, भैया सिर्फ दर्शन देने आते हैं कि सर के सामने बस अटेंडेंस हो जाए, गधड़ों है सर।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इससे। अब बात करते हैं अपन, ये यहां मैंने आपको जो समझाया है, यहां जो समझाया है इस वाली पहली स्लाइड पे क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगली स्लाइड पे ब्रीदिंग को समझाता हूं कि वास्तव में एनसीईआरटी ने इसका नाम ब्रीदिंग क्यों लिया है। ठीक है बेटा, देखो अब इसका क्या मतलब है, ब्रीदिंग का क्या मतलब है। देखो ब्रीदिंग को वास्तव में अपन नॉर्मल फॉर्म में जो बोलते हैं इसको बोलते हैं बेटा रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। कोई आपको पता हो तो प्लांट फिजियोलॉजी में जो अपन बोलते हैं तो रेस्पिरेशन को वास्तव में वो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब सेल के अंदर, अभी जो अपन ने बोला ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, ये सारा जो सेल के अंदर जो हो रहा है वो उसकी बातें वहां सेलुलर रेस्पिरेशन की बात होती है। रेस्पिरेशन बड़ा वर्ड है ना, और ब्रीदिंग छोटा वर्ड है, समझना इस वाली बात को। ये यदि इंडिया है तो ये राजस्थान है ना, यदि ये राजस्थान है तो भैया ये सवाई माधोपुर है या सीकर है। ठीक है, ये वाला जो ब्रीदिंग जो है, यदि ये ब्रीदिंग की अपन बात करें तो देखो ये एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर में मान लो O2 है, इस वाली O2 को मैंने पहुंचा दिया भैया लंग्स में। ठीक है, ये वाली लंग्स से मैंने फिर पहुंचा दिया बेटा जैसे ही जो सेल्स हैं उसमें पहुंचा दिया। ठीक है, पूरा ही लिख देता हूं, बीच में अपन ने ब्लड में, और ब्लड से किस में पहुंचा दिया भैया, सेल्स में पहुंचा दिया सारा का सारा। O2 थी, लेकिन जस्ट यहां से एटमॉस्फेयर ने अपन ने O2 ली तो भैया ये सेल्स तक पहुंचा दी। यहां सेल पे क्या होगा भैया, यहां CO2 प्रोड्यूस होगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लिख दूं मैं, मान लो सेल्स में क्या होगा, सेल्स में होगा ग्लूकोज प्लस O2, जिससे क्या बनेगी CO2 प्लस H2O प्लस क्या बनेगा भैया ATP फॉर्मेशन होगा। एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है ये, है ना। ये जो कैटाबोलिक प्रोसेस है इसमें ये अपनी क्या निकली भैया, CO2 निकली। अब इस CO2 को भैया सेल से ब्लड में, ब्लड से भैया लंग्स में, और लंग्स से वापस किस में पहुंचाना भैया, एटमॉस्फेयर में पहुंचाना। ठीक है, ये वाली, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूं, ये वाली, ये O2 काम में आई, ये CO2 निकली। इस सारी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। लेकिन इस वाले रेस्पिरेशन में ये वाली चीज रह जाती है बेटा, ये वाली सेल के अंदर हो रही है तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो ये जो ऊपर का पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट किस में माना जाता है बेटा, ब्रीदिंग में। ये वाला पार्ट किस में माना जाता है, ब्रीदिंग में। अब उसमें आपके लंग्स भी आ गए, ब्लड भी आ गया, एटमॉस्फेयर भी आ गया, सेल्स भी आ गया। लेकिन सेल के अंदर जो कैटाबोलिक रिएक्शन हो रही है, मतलब समझना O2 CO2 का एक्सचेंज इज ब्रीदिंग, कि अपन ने O2 ली एटमॉस्फेयर से, सेल्स में CO2 बनी, इसको बाहर फेंका, तो ये वाली चीज किसमें है, ब्रीदिंग, है ना। और ये वाली चीज, ये इतनी सी चीज किसमें है बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हो, ये सेलुलर रेस्पिरेशन बेटा कहां पढ़ते हो, प्लांट फिजियो में पढ़ोगे आप, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे बेटा ये वाला, जिसमें या नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सब कुछ आता है भैया। सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस होगा, लिख देता हूं, यहां क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद लिंक रिएक्शन, उसके बाद होगा भैया क्रेब्स साइकिल, और इसके बाद क्या होगा बेटा, एंड ETS। These are included in cellular respiration। इसका मतलब दोनों आपके यहां से ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन नॉर्मली, एनसीईआरटी अपनी कहती है कि ब्रीदिंग नॉर्मली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, बात ठीक है उसकी, लेकिन वास्तव में सेलुलर रेस्पिरेशन अलग बात है और ब्रीदिंग जो है वो अलग बात है। अब मैं वो एनसीईआरटी की लाइन पूरी कर देता हूं,
ब्रीदिंग नॉर्मली, ये वाली चीजें अपनी चल रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि अपने को पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करता हूं। गधे इंसानों, मेरी क्लास में एक दूसरे से चैट कोई नहीं करेगा, नहीं तो पार बोल सकते हो आप, निकल सकते हो। ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना भाई मुझे कभी भी शोभा नहीं देता है। आप लोग आना ही मत। उसके बाद में प्रतीक सैन जुड़ा है। हाँ भैया प्रतीक, तू काफी दिनों से तेरा इंतजार है, तू जुड़ता क्यों नहीं है क्लास में? केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स सारी क्लासें लिया कर। ये एक दूसरे से चैट नहीं करनी है भाई साहब, आने की जरूरत ही नहीं है क्लास में। यदि एक दूसरे चैट, मैं ही बहुत सुंदर हूं भाई, मेरे से बात कर लिया करो। वीरेंद्र सिंह गुजर, हेलो सर। देखो अब बात करते हैं अपन इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। अब इसकी नॉर्मल यदि अपन हेडिंग डालते हैं तो भैया हेडिंग होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या होती है बेटा और इसकी नॉर्मल हेडिंग? रेस्पिरेटरी सिस्टम। यदि अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी की ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो अपन इसकी एक और हेडिंग डालते हैं। क्या नाम होता है बेटा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये भी नाम ठीक है, कोई बेकार नाम नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब ह्यूमन, और ये इंक्लूडेड किसमें है बेटा? ह्यूमन फिजियोलॉजी में। किसमें इंक्लूडेड है? ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये इंक्लूडेड है। तो भैया रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नाम ठीक है, क्योंकि वो वाला सिस्टम जो अपने को रेस्पिरेशन करवाता है। लेकिन इसमें आपकी ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों आ जाते हैं। इस हेडिंग की यदि आप बात करोगे तो इसमें भैया ब्रीदिंग प्लस सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों आ जाएंगे इसमें, जब भी अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। बातें ध्यान से सुनना। अब अपन पढ़ेंगे क्या? किन्हीं भी चीजों का, मान लो अपन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें, है ना, तो इसमें पहली हेडिंग आती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो मतलब जितने भी शुरू में आपको पता है पूरी, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी दे रखी है तो, और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं, चीजें क्या बता रखी हैं शुरुआत से, जो भी चाहे वो इनवर्टिब्रेट्स हैं चाहे वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें कौन से वाले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में अपनी एनसीईआरटी बात करती है कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं कौन कौन से हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। तो अपन इनको याद करने के लिए यदि अपन बात करें ना, तो अपन कुछ ऐसा ले सकते हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, है ना। भाई एक चीज बताओ, मान लो आपके पास ऐसी व्यवस्था होती है कि आपको भाई साहब चाशनी में डाल देते, और चाशनी पीने की जरूरत ही नहीं होती, स्किन से चाशनी वैसे ही अंदर चली जाती। कितना शानदार मस्त मस्त माहौल होता। ये लो भाई साहब गुलाब जामुन खाने हैं, भैया गुलाब जामुन में पटक दो, वो गुलाब जामुन अपने आप अंदर जा रहे हैं, है ना। ये चीजें कितनी शानदार होती है ये वाली चीजें। तो जो अपने लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं वो तो सारे के सारे किससे करते हैं भैया? स्किन से ही रेस्पिरेशन कर लेते हैं, है ना। तो उसको अपन बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो देखो ये वाला यदि अपन बात करें लोअर इनवर्टिब्रेट्स, और ये वाली चीजें हैं ना,
आप लोग दो तरीके से याद करना है इनको इस तरीके से याद करना कि ये यहां भी याद करनी है, फिजियोलॉजी में भी क्वेश्चंस जरूर आते हैं भैया। देखना वीडियो रुक रहा है क्या? इधर रुका हुआ दिखा रहा है। थोड़ा सा बेटा बीच में हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है आपको बफरिंग दिखाए, थोड़ी सी नेटवर्क इश्यू की वजह से हो सकता है ये, है ना। जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो भैया ये बार बार मैं स्क्रीन की तरफ इसलिए देख लेता हूँ बेटा, एक बार मैं ना पढ़ाता रहा और उधर भाई साहब सारे डब्बा गोल चलते जा रहे थे, तो मेरी एक नज़र होती है उस पर। लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, है ना, तो उसमें क्या होता है, पूरी की पूरी बॉडी ही, जैसे मैं मान लेता हूं आपका, ऐसे बात कर लेता हूं, ये पूरी की पूरी बॉडी ही क्या करती है भैया, एक्सचेंज करती है। अब ये जो एक्सचेंज होता है यहीं से एक्सचेंज हो जाता है, ये लो CO2 बाहर चली जाती है और O2 अंदर आ जाती है, पूरी बॉडी ही चेंजेज करती है ऐसे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी बॉडी सरफेस से क्या होता है भैया, और ये अपने फ्लैट वॉर्म्स तक होता है, चाहे आप शुरू से ही देख लो, स्पंज सिलेंट्रेटा देख लो, चाहे अपना फ्लैट वॉर्म्स देख लो, वहां तक स्पंज सिलेंट्रेटा एंड फ्लैट वॉर्म्स। एनसीईआरटी की एग्जांपल लिख रहा हूँ बेटा, पिछली बार भी बहुत बार मैंने बोला कि एनसीईआरटी ने जो लिख रखा है, जैसे अभी जैसे खूब सारे क्वेश्चन आए हैं, अभी जैसे खूब सारे क्वेश्चन आए हैं जिनमें से सीधे के सीधे जैसे रे फ्लो रेट्स वाला या प्लम वाला मॉर्फोलॉजी में से ऐसे कैसे एग्जाम्पल पूछे हैं, है ना, और वहाँ से जिस टाइप से बोला जाए तो उसी टाइप से याद करना है। तो इधर आपको स्पंज सिलेंट्रेटा फ्लैट वॉर्म्स ऐसे कैसे याद करना है। दूसरा है अपना अर्थवॉर्म का, सेकंड है अपना अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म क्या करता है बेटा, ये इसकी जो सरफेस होती है, ये इसकी जो सरफेस होती है भैया, उसी से क्या करता है, ये इस सरफेस से ही अपने भैया एक्सचेंज करता है। ये इसकी जो क्यूटिकल होती है ना, मैं थोड़ी सी बना देता हूं इसके ऊपर, ये क्यूटिकल हो गई, और इस वाली क्यूटिकल से क्या करता है बेटा, ये रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन थ्रू क्यूटिकल। ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, अपना काम ऐसे डायरेक्ट खड़े होकर लिखवाने वाला नहीं है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ये एनसीईआरटी की लाइनों को अपन ने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर दिया। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट।
देखो भैया थर्ड नंबर पे देखो, थर्ड नंबर पे अपनी कहानी स्टार्ट है। जैसे मान लो आपकी बॉडी में ऐसे छेद ही छेद हों और वो सारे जो ऐसे ट्यूब सी ट्यूब डाल दी जाएं और वो ट्यूब सारी हर एक सेल तक जा रही हो। कॉकरोच में ऐसा ही तो सिस्टम होता है, या कॉकरोच की बात करें या इंसेक्ट की बात करें तो ट्रेकियल ट्यूब्स ऐसा ही तो सिस्टम होता है। पूरी बॉडी में क्या होता है बेटा, पूरी बॉडी में इस तरीके से पूरा एक नेटवर्क होता है, ऐसे नेटवर्क होता है। ये लो भैया पूरा का पूरा नेटवर्क होता है ऐसे, ऐसे नेटवर्क होता है एक, वो क्या करता है हर एक सेल तक भैया पहुंचा हुआ रहता है ऐसे, ये नेटवर्क होता है ट्रेकियल। ये बातें आपको पता है, ये इस टाइम में मैं बोलूंगा नहीं, स्पाइरेकल्स होते हैं इनके कवरिंग होती है, ये चीजें बोलूंगा नहीं। ये अपनी ट्रेकियल ट्यूब्स, ट्रेकियल रेस्पिरेशन, ये बेटा किस में होता है, इंसेक्ट्स में। किस में होता है बेटा, इंसेक्ट्स में, है ना। ये वास्तव में ट्रेकियल ट्यूब्स बोल दो तो ये ट्रेकियल रेस्पिरेशन हो जाएगा, ट्रेकियल रेस्पिरेशन। जैसे इनमें इंसेक्ट्स में ये वाला सिस्टम अपन कॉकरोच में भी तो पढ़ते हैं, कॉकरोच है ना, ये इसके ट्यूब सारी की सारी बाहर खुली रहती हैं, अंदर डिवाइड्स रहती हैं और हर एक सेल तक, हर एक सेल तक ये ट्यूब्स पहुंची रहती हैं ना। थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा यदि यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता के चलें तो ईच सेल इज सप्लाइड बाय ट्रेकियल सिस्टम। ये एक लाइन लिख देता हूं, ईच सेल इज सप्लाइड बाय ट्रेकियल सिस्टम। ठीक है बेटा, ये वाला अपने को ट्रेकियल सिस्टम इस तरीके से एक्सचेंज के लिए होता है। तो हर सेल के साथ एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 डायरेक्ट होता है, ऐसा का ऐसा, है ना। अगली बात करें तो भैया गिल्स की, और देखो गिल्स वाली जो कहानी होती है उसको बोलते हैं अपन ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन में होते हैं भैया कौन, गिल्स। कौन होते हैं, गिल्स। और ये वाले गिल्स होते हैं भैया जो भी एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, है ना, मतलब पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोडा, एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा। एग्जाम्पल है बेटा एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा। और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनमें लंग्स होते हैं, है ना, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये वाली चीज शायद आपको दिख रही होगी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसमें होते हैं भैया लंग्स, और ये होते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है भैया अपना जो भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जो होती हैं, मतलब धरती पे रहने वाले टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। ठीक है, ये मतलब ये वाला मैंने थोड़ा सा आपको हल्का बना दिया। ये वाली चीज गिल्स है, ये वाले क्या हैं, लंग्स हैं। लंग्स वाले किस में है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में। गिल्स जो हैं किस में है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा में। और ट्रेकियल रेस्पिरेशन किस में है भैया, इंसेक्ट्स में, नॉर्मली जब अपन बात करी जाए तब। अब इसके आगे भी कंटिन्यू चलेंगी ये चीजें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट भैया। अब देखो
अब अपनी वर्टिब्रेट्स की बात है। किसकी बात है भैया? वर्टिब्रेट्स की। अरे इसमें एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। ये ए राम, एम्फीबिया, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और भैया मैमल्स। ये वाले भैया सारे के सारे इनमें सब में क्या होता है भैया? लंग्स। अब एक थोड़ा सा एम्फीबिया में थोड़ा सा चक्कर पड़ता है। एम्फीबिया में जो स्किन के थ्रू भी, जैसे फ्रॉग है, जैसे वैसे तो फ्रॉग और जो अर्थवॉर्म है वो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है नहीं, है ना। तो पिछले भैया 2-3 सालों से मैं तो पढ़ा नहीं रहा, और जिनको भैया ज्ञान ढोलना होता है वो पढ़ाया है उन्होंने। अर्थवॉर्म ढंग से पढ़ाया है, फ्रॉग ढंग से पढ़ाया है। तो यहाँ एम्फीबिया में यदि आप एक लाइन यदि डायरेक्ट याद रख सको, क्योंकि ये रिलेटेड है अपनी किससे? रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाले चैप्टर में दे रखी है। यदि फ्रॉग में बात करें, फ्रॉग में किससे होता है बेटा? मॉइस्ट स्किन से होता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। ये वाली चीज फ्रॉग की आपको याद करनी है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू। ये अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। इसके बाद अपन बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। बच्चे जो जिंदा हैं, देखिए जिंदा जिंदा बच्चे जो बीच में कई तो क्या है शहीद हो गए। इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया, नहीं लिया तो एक बार मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लो। एक बार भैया जो बच्चे जिंदा हैं वो जल्दी से देखे, एक बार कुछ ना कुछ लिखें, थम्स अप लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, यस सर आई एम अलाइव। रवि कुमार, मंजली हियर, अरे वाह, वेरी गुड। आयुषी सोनी, चलो जिंदा है, वेरी गुड। बस। दीपक बैरवा, वेरी गुड वेरी गुड। धीरज चौहान, यस सर, वेरी गुड। बच्चे तो यार खूब सारे दिखा रहा है ये। रोहन नारवाल, यस सर, नरवाल या नारवाल। और प्रतीक्षण, यस सर आई एम अलाइव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से और बताओ यार बच्चे। राहुल मुराड़िया, यस सर आई एम अलाइव, बहुत बढ़िया। सिद्दीक खान जिंदा है। सिद्दीक खान ने कुछ चेंज कर लिया, आईपीएल 2020 वाला है ना अपना एम्बेसडर हटा दिया। अभिलेष मीना भी बहुत बढ़िया, है ना। यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। जुड़ते रहो भैया, बिल्कुल बिल्कुल। वी हैव एग्जिस्टेंस एंड वी कैन टाइप विथ आवर फिंगर्स, यस सर आई एम अलाइव। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, यहां से चैप्टर थोड़ा सा सरल हो जाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जिंदा रहना भाइयों, बीच में क्या है, खूब सारे बच्चे तो हो गए शहीद। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखो भाई, देखो बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब ह्यूमन की बातें चालू करी हैं, ठीक है। इसलिए पता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम नाम ना देके एनसीईआरटी वाला इस चैप्टर का नाम देता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, आया समझ में
कि भाई अपने को पता नहीं, क्लासिफिकेशन की चीज़ें भी यहीं बता रखी हैं कि किस में कौन बॉडी के थ्रू करता है, कौन क्यूटिकल के थ्रू करता है, कौन भैया गिल्स के थ्रू करता है, कौन ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू करता है, कौन लंग्स के थ्रू करता है, ये सारी बातें बता रखी हैं। ये वाले जो अभी मैंने बताए हैं ये आपके पास अलग से सेपरेट नोट्स होने चाहिए पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी के। ये वाला, ये जो रामजीलाल था अपना, इसका अपन ने पहले भी बनाया था और अभी भी भैया बनाएंगे इसका, ठीक है। ये वाला, ये आपको पता हो तो जो पैलेट था, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों को सेपरेट करने वाला है भैया पैलेट। पैलेट खुद दो टाइप का होता है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। ये वाला जब सॉफ्ट पैलेट नीचे गिरा रहता है भैया एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, जिसको क्या बोलते हैं, यूवुला या विलम पैलेटाई। ये जो नोज है, ये नोज भैया नेजल पासेज बाहर आके खुलते हैं, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। बाह्य नासा छिद्र नोस्ट्रिल्स, बाह्य नासा छिद्र, इसकी हिंदी आती है मुझे, बाह्य नासा छिद्र की, नोज की भी आती है, नाक। ये वाला एक, यार एक दो चीजें आप वैसे समझ जाओ तो मजा आ जाए। एक पासेज में और चेंबर में मतलब समझ जाओ तो, शादियों में जाते हैं अपन, शादियों में जैसे ही अपन जब घुसने वाले होते हैं मैरिज गार्डन में, तो एक बढ़िया सा गेट बनाया जाता है, बढ़िया सा गेट बनाया जाता है, और उस गेट में से, उस पासेज में से निकल के अपन फिर बहुत बड़े एक चेंबर में आ जाते हैं। अब आपको पासेज और चेंबर का पता लग गया कि नेजल पासेज क्या चीज होती है, नेजल चेंबर क्या चीज होती है। तो ये जो अपने नोज के अंदर जो रास्ते जा रहे हैं, ये क्या है, नेजल पासेज। और नेजल पासेज में से जब अपन आगे जाते हैं तो भैया अपने को क्या मिलते हैं, नेजल चैम्बर। तो ये तो शुरू में तो हो गया भैया नेजल पासेज, यहां तो क्या हो गया भैया, नेजल पासेज, ठीक है। यहां जब अपन बात करते हैं तो ये वाली जगह आ जाती है नेजल चैम्बर की। ये वाली जगह किसकी आ जाती है बेटा, नेजल चैम्बर की। यदि इसको ढंग से समझना चाहो तो जैसे ये नोज ऐसे चलता जा रहा है और ऐसे ये आ गया ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। ये वाले जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं, ये जो दो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं, ये पीछे भी भैया, पीछे फेरिंग्स में ओपन होते हैं, फेरिंग्स में ओपन होते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल नोस्ट्रिल्स, अंतः नासा छिद्र। ये वाले जो इंटरनल नोस्ट्रिल्स है, ये भैया ये भी कितने होंगे, अंतः नासा छिद्र। ये वाले भी कितने होंगे भैया, 2। और यहां नीचे अपने को पता है कि ये सारा अपन ने डाइजेशन में पढ़ लिया, सारी की सारी कहानी बेटा किस में पढ़ ली, डाइजेशन में पढ़ ली। इधर ईसोफेगस वाली जो डोर्सल की साइड जो होती है, यहाँ कौन होती है, ईसोफेगस। जबकि जो वेंट्रल की साइड होती है कौन सी होती है भैया, ट्रेकिया। अब ट्रेकिया जो होती है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड होती है, जिसको बोलते हैं अपन लैरिंग्स। यदि ट्रेकिया का ऊपर वाला पार्ट, यदि ट्रेकिया का ऊपर वाला यदि अपन पार्ट देखें तो ये मॉडिफाइड रहता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, लैरिंग्स या साउंड बॉक्स, कंठ, कंठ या साउंड बॉक्स, साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स, साउंड बॉक्स, ठीक है बेटा। ये और ये जो एक ट्यूब जाती जा रही है बेटा, इसका क्या नाम है, ट्रैकिया। ट्रैकिया श्वास नली है ना, ट्रैकिया का हिंदी क्या हो जाएगा बेटा, श्वास नली। ये पीछे की साइड कौन है, ये पीछे की साइड कौन है भैया, ईसोफेगस, ईसोफेगस डोर्सल साइड में। और ये कौन है, ये इधर श्वास नली कौन सी साइड है, वेंट्रल साइड,
शायद आशा करता हूं ये वेंट्रल साइड दिख रहा होगा। यहां पे इसके ऊपर ये आपको पता हो तो ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, गुलेट, और इसकी जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। तो ये तो क्या हो गया बेटा, ये तो हो गया गुलेट, और गुलेट पे कोई कवरिंग नहीं होती। लेकिन ये जो ग्लोटिस और एपिग्लोटिस ये बना रहता है भैया कार्टिलेज का। किसका बना होता है, कार्टिलेज। और ये लैरिंग्स भी आपका किसका बना रहता है बेटा, कार्टिलेज। ये कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ये इसका कार्टिलेजिनस मॉडिफाइड रूप है। ये वाला जो रीजन है, हवा जब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से नेजल पासेज के थ्रू नेजल चैम्बर में जाएगी, फिर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से इस वाली जगह को बोलते हैं अपन फेरिंग्स। आपको पता हो तो फेरिंग्स को भी अपन 3 पार्टों में बांटते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। लेकिन एनसीईआरटी ने अपने बांट नहीं रखा तो कोई बात नहीं भैया, 10वीं की किताब में बांट रखा है एनसीईआरटी ने, 10वीं की जो बुक है उसमें बांट रखा है, लेकिन 11वीं की किताब में नहीं बांट रखा। कोई बात नहीं भैया, अपने को पता है वैसे फेरिंग्स 3 होती है, ये नेजल, इधर नेजल चैम्बर की तरफ नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी की तरफ ओरोफेरिंग्स, और लैरिंग्स की तरफ लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये वाली फेरिंग्स, ये फेरिंग्स आपको पता है कॉमन पाथ होती है भैया, किसके लिए, कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर, फूड एंड एयर, इसके लिए क्या होती है, कॉमन पाथ होती है। ये देखना, ये वाला अपना लैरिंग्स का रीजन आ गया। ये वाला कौन सा रीजन आ गया बेटा, लैरिंग्स रीजन। बेटा और वो डायग्राम अब पढ़ने में तो सिंपल से लगते हैं, अरे सर ने तो बहुत शानदार सा डायग्राम बना दिया है ना, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इनको एक एक बार रफ कॉपी में बनाने की। अब इसमें थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बारे में बात बताता हूँ, इसकी फिजियोलॉजी दिखाता हूँ। ठीक है, एक आयुषी बोल रही है कि जो मॉडिफाइड ट्रेकिया बोल सकते हैं, ट्रेकिया का ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो मॉडिफाइड होके भैया किस में बदल जाता है, साउंड बॉक्स में बदल जाता है। ये नीचे जो हैं, ये नीचे कहानी है भैया किसकी, आपकी आगे जैसे जैसे आप चलते जाओ तो ट्रेकिया के ऊपर कार्टिलेज की रिंग्स मिलेंगी। ऊपर ऊपर जो है यहाँ पे पूरा ही कार्टिलेज बन जाता है, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट भी चाहिए होता है ना, ये बोन नहीं चाहिए अपने को, सपोर्ट के लिए कार्टिलेज चाहिए, प्लस हवा वाली बातें हैं तो ऐसा नहीं है कि वो पिचक जाए, ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी पड़ती हैं। आप मॉडिफाइड ट्रेकिया अपन एक वर्ड यूज करते हैं, है ना, वर्ड यूज करते हैं मॉडिफाइड ट्रेकिया की, ट्रेकिया का ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है ना, ऐसा नहीं कि वो मॉडिफाइड ट्रेकिया है, इस चीज का ध्यान रखना। देखो अब क्या होता है, जैसे ही एयर जब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से नेजल पासेज में जाएगी, नेजल चैम्बर में जाएगी, तो यहाँ कुछ काम होते हैं, यहाँ जो काम होते हैं ये काम वास्तव में आपको पक्की तरीके से याद होने चाहिए, है ना। मान लो ये मैंने बोला कि यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक के काम मैं बोलूं कि हवा को थोड़ा सा क्लीन बाई फॉरेन पार्टिकल से क्लीन किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि बेकार स्मेल आ रही है, बेकार स्मेल आ रही है और आप कर दोगे कि नहीं यार ये तो भाई साहब उसकी डीओ की स्मेल होनी चाहिए, आपका नाक नहीं कर सकता वो। ध्यान रखना, क्लीन किससे करते हैं, है ना, क्लीन किससे करते हैं, फॉरेन पार्टिकल से, ना अपन उसको प्यूरिफाई कर सकते। आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा प्यूरिफाई का,
प्यूरिफाई नहीं करता भाई, नाक का काम प्यूरिफाई होता तो ये डीओ वाली सारी इंडस्ट्री खत्म हो जाती भाई, है ना। ये खुशबू वाली सारी चीजें चलती ही नहीं, फिर अपना नाक ही कर लेता सारी चीज। और अपने ब्रेन को क्या पता कि भाई साहब इसको कौन सी वाली स्मेल अच्छी है, किसके अनुसार प्यूरिफाई करता। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि क्लीन बाई फॉरेन पार्टिकल प्लस ह्यूमिडिटीफाई, ठीक है, ह्यूमिडिटीफाई और टेम्परेचर पास में लाने का काम जो होता है यहाँ पे नेजल कॉन्काज होते हैं। नेजल कॉन्काज यदि मैं आपको बताऊं कि मतलब ऐसी चीजें थोड़ा सा ही बाहर जाके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पूरा बताऊं आपको। ये नेजल कॉन्काज का काम होता है भैया, नेजल कॉन्काज का काम होता है कि ऐसे ऐसे रास्ते, घुमावदार रास्ते बनाना जिससे हवा यहाँ घूमेगी, यहाँ घूमेगी तो बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाएगी, है ना। तो ये करना। जैसे ही अपन फेरिंग्स से लैरिंग्स वाले रीजन में आएंगे, लैरिंग्स वाले रीजन से अपन ट्रेकिया में आएंगे, तो यार ट्रेकिया है ना भाई साहब क्या हो सकती है, पिचक सकती है। इसलिए यहाँ पे भैया इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं। क्या होती हैं बेटा? इनकम्प्लीट रिंग होती हैं, कार्टिलेज की बनी हुई। ये वाली जो इनकम्प्लीट रिंग है, अगला वाला जो अपन डायग्राम बनाएंगे उसमें पूरा जैसे लंग्स वाला साथ वाला डायग्राम बनाएंगे तो उसमें और इसको शो कर देंगे। वैसे आप यहाँ पे लिख लो इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग, कार्टिलेज रिंग्स, ये यहां से शुरू होती हैं और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक रहती हैं, है ना। कार्टिलेज की रिंग रहती हैं। इनका काम है कि भैया ये वेंट्रल साइड से तो कंप्लीट होती हैं, और कौन सी वाली साइड से इनकम्प्लीट होती हैं, जैसे ये